सुंदरपुर नामक राज्य में राजा चंद्रसेन नाम के राजा रहते थे। वह एक बहुत ही अच्छे राजा थे। सारी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। मंत्री जी, आज मैं आपके साथ इस राज्य के जितने भी गांव हैं, वहां खुद जाना चाहता हूं और उन्हें जरूरत का सामान खुद बांटना चाहता हूं। महाराज, इसकी क्या जरूरत है? आप खुद को खामखा परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। नहीं मंत्री जी, ये मेरा राज्य है और यहाँ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद अपने राज्य के लोगों की सहायता करूं। राजा यह कहकर चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी पत्नी रानी कृतिका आती है और राजा से कहती है, महाराज, क्या बात है? आप किसी गहरी सोच में हैं? जी रानी कृतिका, मैं सोच रहा था कि आज राज्य के दौरे पर निकलूं। महाराज, यह तो बहुत अच्छी बात है। राजा रानी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, आप सामान तैयार कीजिए, हम कुछ ही देर में निकलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इतना कहकर मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानी कृतिका राजा से कहती है, महाराज, क्या आपके साथ मैं भी चलूं? नहीं रानी कृतिका, आप कल चलिएगा, आज नहीं। राजा रानी से यह कहकर राज्य की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद राजा मंत्री और सिपाहियों के साथ राज्य के दौरे पर रहते हैं। तभी वह एक पहाड़ी वाले रास्ते पर रुकते हैं। महाराज, हम यहाँ इस जगह पर क्यों रुके हैं? मंत्री जी, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ देर रुकना चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज। राजा उस जगह पर थोड़ी देर बैठे रहते हैं और फिर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, जब मैं छोटा था तो अक्सर यहाँ आया करता था। ये जगह आज भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। क्षमा चाहूंगा महाराज, लेकिन अब यहाँ पर पहले जैसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। आपकी बात का क्या मतलब है मंत्री जी, और यहाँ क्या बदल चुका है? महाराज, लोगों का कहना है कि इस जगह पर डाकुओं ने अपना कब्जा कर लिया है और इन रास्तों से जो कोई भी गुजरता है वो उन्हें लूटकर उनकी हत्या करके इस पहाड़ी के खाई के नीचे फेंक देते हैं। मंत्री जी, आपको ये सब कैसे पता? महाराज, मुझे कुछ समय पहले यहाँ आसपास के गांव वालों ने खबर दी थी। मंत्री जी, फिर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? वो असल में महाराज, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था और ना ही मुझे समय मिल पा रहा था यहाँ की तफ्तीश करने का। राजा मंत्री जी की बात सुनकर और फिर खुद इधर उधर जाकर उस जगह का मुआयना करते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। मंत्री जी, जरूर ये किसी की फैलाई हुई अफवाह है, क्योंकि अगर यहाँ सच में डाकुओं का बसेरा होता तो अब तक वो हम सब पर हमला कर चुके होते। महाराज, शायद आप सही कह रहे हैं। जरूर ये झूठी अफवाह गांव वालों में से ही किसी ने फैलाई होगी। मंत्री जी राजा से यह सब कह ही रहे थे, यह जाने बगैर कि दूर पहाड़ों से उन्हें दो आंखें देख रही हैं। राजा मंत्री जी की बात सुनकर पहाड़ी के पिछले हिस्से में जाते हैं, जहां जाकर वह रंग बिरंगे पेड़ पौधे को देखते हैं। राजा चलते चलते उस जगह पर लगे हुए विशाल पीपल के पेड़ के पास आते हैं और उस पेड़ को छूते हुए बोलते हैं, मेरे प्रिय दोस्त, तुम कैसे हो? पेड़ राजा की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलता है और राजा से कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्त, मैं हूँ तुम्हारे बचपन का साथी। राजा की बात सुनकर पेड़ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम चंद्र हो?
हाँ, मैं चंद्रसेन हूँ, तुम्हारा दोस्त। आखिर इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आ ही गई। नहीं दोस्त, मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूँ। बस कर्तव्य निभाते निभाते इतना व्यस्त हो गया कि तुमसे मिलने नहीं आ पाया मैं। तुम अब मेरे बचपन के दोस्त नहीं रहे, बल्कि तुम अब राजा चंद्रसेन बन चुके हो, जिसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। पेड़ उदासी से राजा से यह बात कहता है, जबकि राजा भी पेड़ की बात सुनकर उदास हो जाते हैं और पेड़ से कहते हैं, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं तुमसे यहाँ रोज मिलने आऊंगा। मगर मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मगर मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे दोस्त, और हमेशा रहेगी। राजा यह कहकर उस पेड़ को गुदगुदाने लगते हैं। तभी राजा के गुदगुदाने पर वह पेड़ भी अपनी उदासी भूलकर हंसने लगता है। अभी राजा उस पेड़ से बातें कर ही रहे थे कि अचानक मंत्री जी अपने सिपाहियों के साथ आते दिखाई देते हैं, जिन्हें देख राजा पेड़ से धीमी आवाज में कहते हैं, दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम बोल सकते हो, लेकिन ये मेरे राज्य के लोगों को पता नहीं। तुम्हारी सच्चाई केवल मैं जानता हूँ कि तुम वाकई में मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि तुम कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक रहस्यमयी पेड़ हो। इसलिए तुम उनके सामने कुछ मत बोलना। राजा यह कहकर चुप हो जाते हैं और रहस्यमयी पेड़ अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेता है। महाराज, काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जी मंत्री जी, सही कहा आपने, चलिए चलते हैं। राजा यह कहकर मंत्री जी के साथ गांव की तरफ चले जाते हैं। राजा यह कहकर मंत्री जी के साथ गांव की तरफ चले जाते हैं और फिर गांव में जाकर लोगों को सामान बांटने लगते हैं। राजा गांव वालों को जरूरत का सामान बांट ही रहे थे कि तभी वहां उनके पास एक बूढ़ी औरत रोते हुए आती है, जिसे देख राजा उससे कहते हैं, क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? महाराज, मेरी मदद करें, मुझे काम की बहुत जरूरत है। बताइए अम्मा, क्या हुआ है आपको, और आपको इस उम्र में काम करने की जरूरत क्यों है? महाराज, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। कुछ दिनों पहले पहाड़ी के रास्ते पर जाते हुए मेरे बेटे और बहू की कुछ डाकुओं ने हत्या कर दी थी, जिस वजह से अब मैं और मेरे पति अकेले घर में रहते हैं। मेरे बेटे के अलावा मेरे घर में कोई काम आने वाला नहीं है। राजा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि अम्मा और उनकी पोती का सारा खर्च अब हमारे महल से पूरा करें और महल में ही उनके रहने का इंतजाम किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है अम्मा? इस राज्य का राजा होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है। गांव वालों की मदद करके राजा अपने महल वापस आ जाते हैं। अगली सुबह होते ही रानी कृतिका राजा के पास आती है और उनसे कहती है, महाराज, आपने कल मुझसे कहा था कि आप मुझे आज अपने साथ राज्य के दौरे पर लेकर जाएंगे। हाँ भाई, मैंने कहा तो था, लेकिन आज मेरा मन नहीं है राज्य के दौरे पर जाने का। महाराज, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था और अब आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। रानी कृतिका, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपको नहीं लेकर जा रहा हूँ? मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, लेकिन राज्य के दौरे पर नहीं, बल्कि एक दूसरी जगह, और मैं वहाँ आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर रानी कृतिका उत्साहित हो जाती है और फिर उनसे कहती है, महाराज, आप मुझे किससे मिलवाना चाहते हैं? रानी कृतिका, ये तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा।
राजा की बात सुनकर रानी तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद राजा और रानी एक साथ उस पहाड़ी के लिए निकलने लगते हैं। तभी मंत्री जी उनसे कहते हैं, महाराज, आप अकेले रानी के साथ पहाड़ी पर मत जाएं। मेरी माने तो आप इन सिपाहियों को भी अपने साथ ले जाएं। मैं आपसे दोबारा भी यही कहूँगा कि वो पहाड़ी सुरक्षित नहीं है। मंत्री जी, मेरी बात का यकीन करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये केवल गांव वालों की फैलाई हुई एक गलत अफवाह है और कुछ भी नहीं। राजा यह कहकर रानी कृतिका के साथ उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रानी कृतिका राजा से कहती है, महाराज, यह तो कितनी सुंदर जगह है। आप मुझे यहाँ पहले कभी क्यों नहीं लेकर आए? रानी कृतिका, मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मैं कल खुद यहाँ काफी समय बाद आया था। मैंने सोचा कि आज मैं आपको भी अपने साथ यहाँ लेकर चलूं। रानी कृतिका राजा की यह बात सुनकर खुश हो जाती हैं। अभी राजा और रानी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक डाकू आता है और कहता है, अरे वाह, आज तो राजा चंद्रसेन खुद चलकर हमारे पास आए हैं। ये तो कमाल हो गया। अच्छा, तो तुम हो वो डाकू जिसने यहाँ के सारे गांव वालों को डरा कर रखा है। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस राज्य का राजा हूँ। राजा। हाँ, पता है कि तुम इस राज्य के डरपोक राजा हो। और अपनी बकवास बंद करो और मुझे अपने सारे कीमती गहने और असरफिया जल्दी से दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। डाकू गुस्से से यह बात कहता है। तभी राजा अपनी तलवार निकालकर उस डाकू की तरफ बढ़ते हैं। राजा को गुस्से से तलवार लेकर अपनी तरफ बढ़ता देख डाकू भी तेज से अपना हथियार निकालता है और राजा पर वार कर देता है। राजा चंद्रसेन उसके वार से वहीं गिर जाते हैं और डाकू रानी को डरा धमका कर वहाँ से भाग जाता है। महाराज, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रानी रोते हुए राजा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा तो अब शायद हमेशा के लिए सो चुके थे। कुछ देर तक रानी वहीं रोते हुए बैठी रहती है। तभी मंत्री जी उन्हें अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। महारानी, महाराज को क्या हुआ है? इन्हें इस तरह घायल किसने किया? रानी मंत्री जी के पूछने पर उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर मंत्री जी का गुस्से से बुरा हाल रहता है। लेकिन फिर मंत्री जी अपने गुस्से को दबाते हुए राजा के मृत शरीर को उठाते हैं और महल की तरफ बढ़ते हैं। महल में राजा के मृत शरीर को आता देख वही बूढ़ी औरत उनके पास आती है और मंत्री जी से पूछने लगती है, मंत्री जी, महाराज को क्या हुआ है? अम्मा, महाराज पर डाकू ने हमला किया था, जिसकी वजह से महाराज की मृत्यु हो गई। बूढ़ी औरत यह बात सुनकर रोने लगती है और फिर वह महाराज को अपने हाथों से छूने लगती है। बूढ़ी औरत राजा को जैसे ही छूती है उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है और फिर वह जल्दी से मंत्री जी से कहती है, मंत्री जी, मुझे लगता है कि महाराज अभी जिंदा है। रानी कृतिका यह बात सुनकर थोड़ा सुकून की सांस लेती है और देखते ही देखते वहाँ पर राजा की सारी प्रजा इकट्ठा हो जाती है, जिसमें एक वैद्य भी शामिल थे। वैद्य जी सबको पीछे करके राजा के पास आते हैं और उनका तफसीली मुआयना करने लगते हैं। वैद्य जी, महाराज ठीक हो जाएंगे ना? महारानी, महाराज को बहुत गहरी चोट आई है और उनका दवाओं से बचना नामुमकिन है। वैद्य जी, फिर किस चीज से महाराज की जान बच सकती है? महारानी, महाराज की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। वैद्य जी, मुझे मेरे महाराज को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है महारानी, तो आपको करना होगा कि जिस पहाड़ी के रास्ते पर महाराज पर डाकू ने हमला किया था
उसी पहाड़ी के पिछले हिस्से पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। वहां जाकर आपको उस पेड़ के पत्तों को लाना है और उन पत्तों को राजा के जख्मों पर रखना होगा। ठीक है वैद्य जी, मैं अभी जाती हूँ और उन पत्तों को तोड़कर लाती हूँ। लेकिन महारानी, एक बात याद रखें, वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक रहस्यमय पेड़ है और उस पेड़ के पत्तों को छूना तो या तोड़ना इतना आसान नहीं है। इतना कहकर रानी वैद्य जी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, जहां उन्हें ढेर सारे पेड़ पौधे के बीच एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई देता है। रानी उस पेड़ के पास जाती है। लगता है यह वही पेड़ है जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया था। अब जल्दी से मैं इस पेड़ के पत्तों को तोड़ लेती हूँ। रानी कृतिका यह कहकर जैसे ही उन पत्तों को हाथ लगाती है, वैसे ही उन्हें एक झटका लगता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। अरे, इन पत्तों को छूने से तो झटके लग रहे हैं। अब मैं कैसे इन पत्तों को महाराज के लिए लेकर जाऊंगी? अभी रानी अपने मन में यह सोच ही रही थी कि तभी अचानक से पीपल का पेड़ अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से रानी कृतिका से कहने लगता है, अरे कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पत्तों को हाथ लगाने की? हाँ, देखिए, आप कृपया करके मुझे अपने पेड़ के कुछ पत्ते दे दीजिए, मुझे इनकी सख्त जरूरत है। तुम जानती भी हो कि मैं कोई आम पेड़ नहीं और तुम्हारी जरूरत पर मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। पेड़, मुझे आपकी सारी सजा मंजूर है, लेकिन इस समय मुझे आपके पत्तों की बहुत जरूरत है। कृपया अभी आप मेरी मदद कर दीजिए। रानी कृतिका की उदासी देखकर पेड़ उससे दोबारा पूछता है, तुम मेरे पत्तों को किसके लिए और क्यों ले जाना चाहती हो? प्रिय पेड़, मैं रानी कृतिका हूँ, इस राज्य के राजा चंद्रसेन की पत्नी। रानी कृतिका पेड़ को राजा के साथ हुई सारी घटना बताती है, जिसे सुनकर पेड़ का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। अभी रानी कृतिका उस पेड़ को सारी बातें बता ही रही थी कि अचानक से वही डाकू दोबारा वहाँ आता है और रानी कृतिका को देखकर कहने लगता है, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं, इसलिए यहाँ खुद भी मरने चले आए हो मूर्ख रानी। डाकू यह कहकर जैसे ही रानी के गहने छीनने की कोशिश करता है, वैसे ही वह रहस्यमयी पेड़ गुस्से से अपनी टहनियों से उस डाकू को अपनी तरफ खींच लेता है और देखते ही देखते वह डाकू उस पेड़ के अंदर समा जाता है। रानी कृतिका जो ये सब देख रही थी, उनसे वह रहस्यमयी पेड़ कहता है, रानी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरा दोस्त चंद्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ। पेड़ यह कहकर अपने जादू से बेहोश राजा को अपने सामने ले आता है और फिर उन्हें अपने जादू से ठीक भी कर देता है। फिर उस जगह पर जितने भी छुपे हुए डाकू रहते हैं, वह उन सबको अपने अंदर खींच लेता है और उन डाकुओं ने जिन लोगों की जानें ली थी, उन सबको भी जिंदा कर देता है। राजा यह सब देख बहुत खुश होते हैं और रानी कृतिका से कहते हैं, रानी कृतिका, ये मेरा वही बचपन का प्रिय दोस्त रहस्यमय पेड़ है जिससे मैं तुम्हें यहाँ मिलवाने ला रहा था। रानी कृतिका राजा की बात सुनकर खुशी से पेड़ से कहती है, वाकई आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसने मुसीबत पड़ने पर अपने दोस्त की सहायता की। राजा रानी की बात सुनकर फिर से कहते हैं, रानी कृतिका, ये मेरे बचपन का साथी है, हम दोनों बचपन में खूब खेला करते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मेरा यही दोस्त मेरी जान भी बचाएगा। इतना कहकर राजा उस पेड़ के पास बैठ जाते हैं और हमेशा की तरह उसे गुदगुदाने लगते हैं। राजा के इस तरह गुदगुदाने से पेड़ खिलखिलाकर हंसने लगता है। अरे नहीं, बस बस बस,